स्पॉइलेज है, जब फूड खराब होता है तो उसको हमें प्रिजर्व करने का तरीका भी आना चाहिए ताकि स्पॉइलेज की प्रोसेस जो है कम से कम हो। तो फूड स्पॉइलेज हमने पढ़ा था कि स्पॉइलेज जो होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं। माइक्रोबियल उसमें हो जाता है उसकी वजह से हैं। इसके अलावा जो है आपका एंजाइमेटिक फूड का खुद का एंजाइमेटिक एक्शन जो होता है वो फूड को स्पॉइलेज क्रिएट करने में मदद वो करता है। तो बहुत सारे स्पॉइलेज के फैक्टर थे, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, खुद का उनका फूड कंपोजिशन और माइक्रोबियल। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था माइक्रोबियल था। तो उसके कॉजेस हमने पढ़े थे और उसके सिम्टम्स भी जो पढ़े थे कि किस वजह से क्या होता है, जो पुराना पढ़ा था। लेकिन फूड को प्रिजर्व करने के भी तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। तो उसमें है बेसिक, यदि हम प्रिंसिपल की बात करें कि किसी भी फूड सब्सटेंस को हमें प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है, संरक्षित करने की, तो इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। किसी भी फूड को हमें सुरक्षित रखने का जो पहला हमारा उद्देश्य होता है उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। उद्देश्य वर्ड ना बोल के हम प्रिंसिपल बोलेंगे कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से बचने के लिए, उसको रोकने के लिए या डिले करने के लिए हमें प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, प्रिजर्वेशन और डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड। जो फूड के अंदर का खुद का, मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होता है उसके एक्शन से भी फूड खराब होता है या उसका खुद का कंपोजिशन उसको खराब करता है। तो उसको डिले करने के लिए या उसको रोकने के लिए प्रिजर्वेशन जरूरी होता है। तीसरा जो प्रिंसिपल होता है इंपॉर्टेंट, कि प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड मैकेनिकल। तो जो फूड के दौरान हम जो भी मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको, उसकी वजह से जो फूड का डैमेज होता है या इंसेक्ट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा जो फूड का डैमेज होता है, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए जो है हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। तो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन जो है आपके 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, प्रिवेंशन और डिले द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, एंड प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड मैकेनिकल एक्सेट्रा। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व टू फूड प्रिजर्वेशन। तो यदि हम माइक्रोबियल ग्रोथ के एप्लीकेशन को देखें फूड प्रिजर्वेशन के दौरान, तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड्स विल बी प्रिवेंटेड if all spoilage organisms are killed and recontamination is prevented by, पहला है प्रिडिक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड कॉलोनी एट एनी कोर्स, सॉरी कंट्रोल एट एनी कोर्स। एग्जांपल ग्रोथ रेट, लैग टाइम और जनरेशन टाइम। जैसे कि मैंने आपको उस समय भी माइक्रोबियल ग्रोथ में आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है जब किसी भी कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं या फूड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उनकी 4 ग्रोथ फेज होती है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेक्लाइन फेज। तो हमारा जो मेन प्रिजर्वेशन का मकसद होता है कि जो भी स्पॉइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब फूड सब्सटेंस पर वो ग्रो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जनरेशन फेज जो होती है उनकी लॉग फेज होती है, लेग फेज जो होती है इनकी रिकॉग्निशन फेज होती है, एनवायरनमेंट को पहचानने की फेज होती है, और उसके बाद धीरे धीरे जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज पे जाते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद होता है कि फूड का जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो फूड का होता है उसको रोकना होता है ताकि उसमें जो स्पॉइल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल्ड हो जाए और उनसे दोबारा रिकंटामिनेशन, मतलब दोबारा फिर से वो फूड को स्पॉइल ना कर सके। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कंट्रोल ऑफ एनी कोर्स, उसकी जो भी जो उसका ग्रोथ रेट है या लैग टाइम है या जनरेशन टाइम है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड है हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय merely stopping the multiplication does not necessarily prevent decomposition because there is possibility the viable organisms or their enzymes may continue to be active। तो इसके अलावा जो हमारा जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, यदि हम ये सोचे कि मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर दें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। डिकम्पोजिशन इससे प्रिवेंट नहीं होता है क्योंकि कई बार ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन स्टॉप होने के बाद भी जो उनके द्वारा प्रोड्यूस एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं और फूड को डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन करने के लिए हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है कि कंप्लीटली हम स्पॉइल्ड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करें, किल करें। तो यदि हम मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो मेथड, इसका जो फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड्स हैं। पहला है एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना। दूसरा रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना। तीसरा मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में नहीं ग्रो कर सकते हैं तो उनको मेंटेन करना। यूज ऑफ हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना। ड्राइंग एंड स्मोकिंग,
ड्राइंग के द्वारा, मतलब पानी मॉइस्चर जो होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग AW बोलते हैं, वाटर एक्टिविटी। उसको भी हम कम कर सकते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा कम रहेगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी कम होती है। स्मोकिंग के द्वारा रोक सकते हैं। यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फूड में हम यूज करते हैं फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए। और इरेडिएशन, इरेडिएशन मतलब जो आपका आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसके मदद से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं, इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो जो पहला मेथड है एसेप्सिस। एसेप्सिस का जो एक कॉमन जो इसका मीनिंग होता है, कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना। तो पहला जो होता है नेचुरल प्रोटेक्शन। जैसा कि हमें पता है कि आउटर लेयर ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू प्रोटेक्ट द इनर लेयर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग विल डिले या प्रिवेंट माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। तो जैसा कि नेचुरल यदि हम बात करें तो एसेप्सिस कंडीशन गॉड ने ही सब बना के रखी है, कि जो उनकी ऊपरी लेयर होती है वो आंतरिक लेयर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या रखती है, फ्री रखती है। और वो इस प्रकार से माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होने को थोड़ा सा प्रिवेंट करती है, डिले करती है, जो अपर लेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, जो भी हम नट्स खाते हैं, जैसे मूंगफली है, मूंगफली का छिलका है, तो वो उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज होने से रोकेगा। उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्ड कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर है। या जैसे अखरोट है, या जो भी आपके नट्स होते हैं उनकी जो शेल होते हैं वो होते हैं, जितनी भी फ्रूट्स होती है उनकी स्किन, और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी स्किन, तो कुछ तो नेचुरली ही जो है उनके अंदर प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर पाई जाती है, जो कि इनर टिश्यू को डैमेज होने से बचाती है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दूसरा है पैकेजिंग ऑफ फूड। एसेप्सिस कंडीशन, यहाँ पर हमको वो चीजें लिखनी पड़ेंगी कि एसेप्सिस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पैकेजिंग ऑफ फूड, जैसे कि हमें किसी फूड को प्रिजर्व करना है तो उसको यदि हम उसकी अच्छी तरह से रैपिंग कर दें, है ना, सच एज रैपिंग एंड हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, या हम ऐसा कंटेनर में उसको रखें कि उसमें बिल्कुल वैक्यूम हो, कोई भी हवा ना हो। और दिस मेथड विल प्रिवेंट प्राइमरली कंटामिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो इस मेथड के द्वारा जब हम किसी फूड प्रोडक्ट की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसकी हैंडलिंग के दौरान ये सब प्रोसीजर्स को हम फॉलो करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, पैकेजिंग करके। उसके बाद सैनिटरी मेथड। तो सैनिटरी मेथड जो होते हैं कि स्वच्छता हमको अपनाना चाहिए। तो सैनिटरी मेथड ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग फूड, जब हम किसी भी फूड की हैंडलिंग करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें स्वच्छता का, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। In the dairy industries, contamination with microorganisms is avoided as much as possible in the production and handling of milk. तो इस प्रकार हम एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके हम जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज में ये ध्यान रखते हैं कि मिल्क के प्रोडक्शन और उसके हैंडलिंग के समय कंटामिनेशन कम से कम हो। फूड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि अटेंशन इज गिविंग टू प्रिवेंशन ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट concerning the bioburden or microorganisms or on or in a food. फूड इंडस्ट्रीज में भी हम एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन कर हम कंटामिनेशंस को रोक सकते हैं। जब हम कच्चे पदार्थ से आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बर्डन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो बायोबर्डन वर्ड लिखा है इसमें, उसका इसमें आप देख रहे हो बायोबर्डन का है, काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट वेदर एनी स्पॉइलेज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोबर्डन हम किसको कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रकार होता है, एक प्रकार का टाइप्स होता है जो कि स्पॉइल करने वाले या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं और इनको डिफिकल्ट टू प्रिजर्व करना डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इंडस्ट्रीज में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बायोबर्डन वर्ड। ठीक है ना, इसका मतलब है कि टू मेजर द टोटल नंबर ऑफ वायबल माइक्रोब्स ऑन अ फूड prior to its final sterilization before use। तो हम बायोबर्डन पता लगा लेते हैं कि भाई कितना इसमें हो सकता है, तो उसका स्टेरिलाइजेशन करने के पूर्व की ये जो होती है मेजरमेंट होता है किसी भी माइक्रोबियल लोड को जानने के लिए। तो ये पहला जो प्रोसेस था आपका एसेप्सिस। तो एसेप्सिस का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना, मतलब एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना किसी भी फूड इंडस्ट्रीज में। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, देखिए कीपिंग आउट एसेप्सिस को आप बोलोगे कि उसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रख रहे हैं। इसमें कीपिंग आउट का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड के पास आने ही मत देना है हमें,
लेकिन कई बार क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में आ जाते हैं, आने के बाद जब हम उनको हटाते हैं तब वहां पर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे रिमूवल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो रिमूवल जो वर्ड किया जाता है यस उसके मैम। लिए, हाँ, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं? कीपिंग ऑर्डर होगा कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड के पास फटकने ही नहीं देना है, लेकिन अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में आ गए हैं यदि फूड सब्सटेंसेस में, तो फिर उसके लिए हम रिमूवल के लिए कई सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो उसमें पहला है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसा आपको मालूम है, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं छानना। तो द ओनली सक्सेसफुल मेथड फॉर कंप्लीट रिमूवल बाय यूजिंग अ प्री स्टरलाइज फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टरलाइजेशन, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रोसेस पढ़ी स्टरलाइजेशन फिल्ट्रेशन, उसमें बताया था कि बैक्टीरिया को छानने के लिए बहुत स्पेशल एक फिल्टर का यूज किया जाता है जिसको मेम्ब्रेन फिल्टर बोलते हैं या सीज फिल्टर बोला जाता है। इस फिल्टर में स्पेसिफिक टाइप की छन्नी लगाई जाती है, सीव्स लगाई जाती है जिनका पोर्स इतना माइन्यूट होता है, माइक्रोन साइज का होता है कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं हो पाते हैं। तो जितने भी जो लिक्विड फूड आइटम्स होते हैं, लाइक फ्रूट जूसेस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या वाटर होते हैं, तो उनको उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने का ये भी बहुत सक्सेसफुल मेथड तो नहीं है। इसमें लिखा है ओनली सक्सेसफुल मेथड, लेकिन लेकिन ये है कि एक स्टेप्स होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने का, फिल्ट्रेशन। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको मालूम ही है कि कोई भी सस्पेंडेड जो किसी भी लिक्विड मटेरियल में कोई भी सस्पेंडेड आपके कंटामिनेंट्स यदि हैवी पार्टिकल्स मौजूद है तो उनको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में चलाकर हम क्या कर सकते हैं कि उनको बॉटम में सेटल करा कर उनको, और जो क्लियर लिक्विड जो है आपका उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब हटा निकाल सकते हैं उसमें से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये जो प्रोसेस है ज़्यादातर आपके जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से बैक्टीरिया, मिल्क में से बैक्टीरिया जो हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं उनको भी हटाने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो ये भी नॉट वेरी इफेक्टिव, पहले ही इसमें लाइन में लिखा है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशील मेथड नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको यूज कर सकते हैं आपके प्रिलिमिनरी उसके रूप में। उसके बाद है वॉशिंग। वॉशिंग आपको पता ही है, धोना। तो स्पेशली हेल्पफुल इन रिमूविंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट मे बी रेजिस्टेंट टू हीट प्रोसेस ड्यूरिंग कैनिंग। तो कहने का मतलब जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन में जो भी सॉइल लगी रहती है, कंटामिनेट्स होता है, तो उसको हम अच्छी तरह से किसी भी फूड प्रोडक्ट को यूज करने से पहले रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से वॉश करके उसका इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकते हैं उनकी सरफेस से। और ट्रिमिंग जो होता है, ट्रिमिंग करने से भी हम, ट्रिमिंग मतलब होता है कटिंग करना। तो जैसे घर में भी हम लोग देखो सब्जी और कुछ काटते हैं तो जो खराब पोर्शन होता है तो उसको हम कट करके अलग कर देते हैं। तो ट्रिमिंग एक प्रोसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने का एक तरीका होता है, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ये सारे प्रोसेस हो गए। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो एनारोबिक कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय अ कंप्लीट फिल रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाय CO2 और नाइट्रोजन एंड अदर। तो एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि ऑक्सीजन को एकदम हटाना। तो उसके लिए जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अदर से इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं वहाँ पर गैसेस में। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड में सर्वाइव इन कैंड फूड बट दे अनेबल टू जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैंड फूड जो होता है डिब्बा बंद भोजन होता है, तो जब हम डिब्बा बंद, आप लोग को जो भी प्रोसीजर भी बताएंगे कैनिंग प्रोसीजर, कैनिंग प्रोसीजर में क्या होता है ना कि हम भोजन को तैयार करके डिब्बे में प्रिपेयर करते हैं और उसमें वैक्यूम करके पूरा निकाल देते हैं। लेकिन यदि हैंडलिंग के दौरान जरा थोड़ा बहुत भी मिस हैंडलिंग हो गई और वैक्यूम क्रिएट करने में भी गड़बड़ी हो गई और थोड़ी बहुत भी हवा जो है वो एयर जो है ऑक्सीजन यदि डिब्बे में मौजूद रह गई, तो उसमें जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो बहुत जल्दी सर्वाइव करते हैं यदि उनमें ऑक्सीजन रहे एरोबिक कंडीशन में। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कैन्ड फूड का, जब हम उसको प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करें, जो उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें कहीं भी मतलब केयरलेस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एनारोबिक कंडीशन को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। तो यदि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो जो भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जो खास तौर से एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया है मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन। इसीलिए जितने भी पैक्ड फूड आते हैं आप देखिएगा कि वो उसमें वो एयर नहीं होती है। फिर है यूज ऑफ हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर तो हमें पता ही है कि हम स्टरलाइजेशन मेथड में हमने पढ़ा ही है कि यूज ऑफ हाई टेम्परेचर जो है हम
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर हटाने के लिए या उनके मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्टरलाइजेशन में आपने पढ़ाई है। और टेम्परेचर भी जो होते हैं आपके, जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होगा, और एग्जैक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये हीट प्रोसेसिंग जो है, टेम्परेचर एंड टाइम यूज्ड इन हीट प्रोसेसिंग विल डिपेंड ऑन। अच्छा, जब भी हम टेम्परेचर का यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर का, तो टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि या बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज करेंगे तो टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और यदि ज्यादा टेम्परेचर यूज करते, कम टेम्परेचर यूज करते हैं तो टाइम जो होता है थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो ये जो होता है हीट ट्रीटमेंट जो होता है, ये ज्यादातर एम्प्लॉय किया जाता है। तो ज्यादातर यदि डेयरी इंडस्ट्रीज की बात करें या और भी इंडस्ट्रीज, उसमें पास्चुराइजेशन मेथड को फॉलो किया जाता है। और पास्चुराइजेशन भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, जिसको लुइस पास्चर ने सबसे पहले बताया था। और इसमें जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यूज किया जाता है। तो जैसा कि दिया है, हीट ट्रीटमेंट दैट किल मोस्ट बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ये मॉइस्ट हीट ट्रीटमेंट होता है। यदि आपने स्टरलाइजेशन आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि हीट 2 तरीके की होती है। ड्राई हीट होती है, एक मॉइस्ट हीट, जिसमें कि हम मॉइस्ट हीट मतलब जो वेपर युक्त हीट होती है उसको मॉइस्ट हीट बोलते हैं हम। तो इसमें जो है सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें किल हो जाते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको यदि याद है, पास्चुराइजेशन के 2 मेथड थे। एक हाई टेम्परेचर जो है शॉर्ट टाइम, और या लॉन्ग टेम्परेचर, अरे शॉर्ट टाइम और सॉरी टेम्परेचर ज्यादा तो टाइम कम, और टाइम ज्यादा तो टेम्परेचर कम। ठीक है ना। STST और HTST मेथड उसको बोलते हैं। तो इसमें मिल्क के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज करते हैं 30 मिनट्स के लिए, और उसको तुरंत फिर ठंडा करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि पास्चुराइजेशन मेथड में जिस वेसल्स में जो भी मिल्क डेयरी इंडस्ट्रीज में इसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है, तो उसमें दूध को इतने टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, और उसके चारों तरफ वाटर जैकेट्स लगी रहती है। उसके बाद फिर तुरंत इसको ठंडा करते हैं। तो हमें बॉईल नहीं करना रहता है दूध को, और ना ही उबालना रहता है। हमें सिर्फ उसको इतना गर्म करके तुरंत ठंडा करने से क्या होता है कि मिल्क में मौजूद जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। और यदि हम ज्यादा देर तक गर्म रखते हैं, तुरंत ठंडा नहीं करेंगे, तो उसके अंदर मौजूद एंजाइम्स जो होता है वो डीनेचर हो सकता है, और मिल्क को वहीं खराब कर सकता है। इसलिए इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से करना पड़ता है। और यदि थोड़ा हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, तो टाइम कम हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। लेकिन फ्रूट जूस को पास्चुराइज करना रहता है, तो उसके लिए 77 डिग्री टेम्परेचर और 30 मिनट्स के लिए करते हैं। और 88 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि 80 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही हम सेकेंड्स का यूज करते हैं। 30 सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड्स, बस इतना ही यूज करते हैं। द पास्चुराइजेशन प्रोडक्ट आर कूल्ड प्रॉम्प्ट आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट। जैसे बोला है कि इसमें जैसे ही हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके बाद उसको तुरंत हमें क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। पास्चुराइजेशन इज इम्पोर्टेंट। पास्चुराइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? हीट ट्रीटमेंट विल नॉट हार्म द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। मेन स्पॉइलेज माइक्रोब्स आर नॉट वेरी हीट रेजिस्टेंट। जितने भी जो स्पॉइल्ड करने वाले जो मुख्यतः ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज्यादातर फंजाई होती है और बैक्टीरिया थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होते हैं। फंजाई जो होती है रूम टेम्परेचर पे सबसे जल्दी ग्रो कर जाती है, भोजन को खराब करती है। तो ये ईस्ट वगैरह थोड़े से ही टेम्परेचर देने पर ये किल हो जाते हैं। तो वो इसका फायदा होता है कि जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पास्चुराइजेशन में किल हो जाते हैं, पैथोजन किल हो जाते हैं। एनी सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी ट्रीटेड विद अदर प्रिजर्वेटिव मेथड्स। इसके अलावा और भी जो सर्वाइविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रिजर्वेटिव मेथड्स के द्वारा किल हो सकते हैं। कॉम्पिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू बी किल्ड अलाउइंग डिजायर्ड फर्मेंटेशन। इसके अलावा चूंकि जो हम डेयरी इंडस्ट्रीज में सिर्फ मिल्क की ही बात नहीं करते हैं, हम बटर मिल्क भी बनाते हैं, चीज भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी कराते हैं। तो पास्चुराइजेशन करने से क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन करने वाले जो मुख्य ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अलावा जो अनडिजायरेबल माइक्रोब्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो ये इसके फायदे होते हैं पास्चुराइजेशन के। पास्चुराइजेशन के अलावा हम और भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव मेथड यूज टू सप्लीमेंट पास्चुराइजेशन। इसके अलावा हम रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय पैकेजिंग, मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, एडिशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर एंड प्रेजेंस ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो इस तरह अन्य मेथड्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यदि हमें पास्चुराइजेशन नहीं तो उसके सप्लीमेंट में ये सारी चीजें भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन इनको भी हम आगे पढ़ेंगे।
अब हीटिंग एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें अब हमको यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग करना है तो सफिशियंट टू किल ऑल माइक्रोब्स बट नॉट स्पोर्स। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइक्रोब तो किल कर लेता है लेकिन स्पोर्स किल नहीं होते हैं। मैनी एसिड फूड्स आर सक्सेसफुली प्रिजर्व एट 100। बहुत सारे जो खट्टे जो एसिडिक फूड्स होते हैं, जो एसिडिक नेचर्स के होते हैं, उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें मेथड हम क्या कर सकते हैं, बॉइल्ड, इमर्शन, बेकिंग, सिमरिंग एंड रोस्टिंग, फ्राइंग एंड ब्लांचिंग एंड एक्सपोजर टू फ्लोइंग सिस्टम। तो इतने सारे ये जो मेथड होते हैं हम ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फॉलो कर सकते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि ऊपर फॉलो करना है, स्टीम अंडर प्रेशर जो हो जाएगा वो आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस आ जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो हम लोग ऑटोक्लेव में क्या कर सकते हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स पर हम इसको किसी भी चीज़ को यदि स्टरलाइज करना है तो ऑटोक्लेविंग के द्वारा भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से फूड हम यूज़ करेंगे। लेकिन यदि हम ऑटोक्लेविंग के द्वारा यदि स्टरलाइज करते हैं किसी फूड सब्सटेंस को, तो फिर तो उसमें कोई भी माइक्रोब्स बचता नहीं है, किल हो जाता है। उसके बाद जो फूड प्रिजर्वेशन की जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है आपकी कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग प्रोसेस माने डिब्बा बंद प्रोसेस। इस प्रोसेस को सबसे पहले निकोलस अपार्ट ने इसको चालू किया था और इसीलिए फादर ऑफ कैनिंग जो होता है वो निकोलस अपार्ट को बोला जाता है। और स्प्लैंजेनी ने भी इस प्रोसेस को बताया था। पहले जब वर्ल्ड वार में फ्रेंच के में क्या होता, भोजन की कमी हो गई थी, तो जो आपके सैनिक थे उनको भोजन पैक करके दिया जाने लगा, तो उनको पहले कांच की जार का यूज किया जाता था भोजन पैक करने के लिए। लेकिन बदलते मॉडर्न युग के साथ फिर उसका जो है कांच की जार की जगह टिन कैन का यूज किया जाता है। टिन कैन आपने देखा होगा, बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं टिन कैन में बंद होते हैं। तो कैनिंग ऑल्सो नोन एज जो होती है, इसको सील्ड कंटेनर में, इसको टिन कैन में हम भोजन को पैक करते हैं। और ये टिन कैन के अलावा ग्लास कंटेनर, एल्युमिनियम में प्लास्टिक पाउचेस भी होते हैं, लेकिन जो द बेस्ट जो होता है आपका ये टिन कैन होता है। तो टिन कैन जो कैनिंग प्रोसेस में भी इसमें जो होता है हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये स्टेप्स इसमें दिए हैं कैनिंग के प्रोसेस के द्वारा, कि जैसे ये कोई चीज़ ग्रो हो रही है उसको फिर हम हार्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फल है पैक कर रहा है, फिर उसको हमने तोड़ा, उसको हार्वेस्ट किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा उस जगह पहुंचाया। फिर क्या होता है कि जब वो फैक्ट्री में आता है तो कोई फल है, जैसे आम मान लो हम मैंगो जूस है, तो उसकी फल को काटा जाएगा, उसको ग्राइंडिंग की जाएगी, उसको वॉश किया जाएगा, अच्छी तरह से धुला जाएगा, फिर उसको पीलिंग की जाएगी, पीलिंग करने के बाद फिर उसको उसकी स्लाइसेस की जाएगी, स्लाइसेस करने के बाद ब्लांचिंग की जाएगी। ब्लांचिंग मैंने आपको बताया था कि बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कुछ देर फूड प्रोडक्ट को डुबोकर फिर तुरंत ठंडा पानी में डाल देते हैं, जिससे कि उसकी जो एंजाइम्स की जो उसका जो कलर है, टेक्सचर है, वो सारा फिक्स हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी जो होती है वो होती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, कैनिंग प्रोसीजर कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप से डायग्राम से समझाया है। ब्लांचिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इस टिन का कंटेनर लेते हैं, उसमें फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद जो है हम ये उसका वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर की सारी हवा निकाल के फिर उसको सील्ड कर देते हैं, पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद फिर उसको कुकिंग, थोड़ा सा उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, पास्चुराइज करने वाला ही मेथड फॉलो किया जाता है। और पास्चुराइज करने के बाद हम उसको फिर तुरंत ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद फिर हम उसको स्टोरेज कर देते हैं और फिर उसकी लेबलिंग करके फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो ये पूरा जो है ये कैनिंग इंडस्ट्रीज में ये डिब्बा बंद भोजन बनाने की ये प्रोसेस है डायग्राम के द्वारा। अब लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि जब हम इतने सारे प्रोसेस चाहे मैकेनिकली करें या मैनुअली करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हैंडलिंग या थोड़ी बहुत भी यदि केयरलेस जो कोई भी चीज़ हो जाती है तो तुरंत उसमें क्या होता है, स्पॉइलेज हो जाता है। तो यदि हम कैंड फूड की बात करें, डिब्बा बंद भोजन की, तो उसमें जो स्पॉइलेज की जो सॉरी जो आपका जो होता है स्पॉइलेज, वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज, केमिकल स्पॉइलर, एंजाइमेटिक स्पॉइलेज। In general, microbial spoilage can occur due to under processing and leakage after processing। जैसा कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज तो ये हो सकता है कि हमने जब प्रोसेसिंग करते हैं, ये जो स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, इस स्टेप्स के दौरान हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए या लीकेज हो जाए, जो टिन कैन होता है उसमें कहीं लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज इन कैन फूड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व। ये चूंकि स्पॉइलेज का टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से कैन फूड का स्पॉइलेज मैंने आपको इसमें नहीं बताया था। तो प्रिजर्वेशन करने का जो इसलिए बता रहे हैं कि जो हम कैनिंग करते हैं डिब्बा बंद,
तो उसमें ये करना बहुत जरूरी, ध्यान देने से कैनिंग प्रोसेस की जाती है, नहीं तो नहीं भी, यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ये स्पॉयलेज हो जाता है। तो स्पॉयलेज करने, यदि हम माइक्रोबियल स्पॉयलेज की बात करें तो इसमें जो स्पॉयलेज करने वाले जो मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एंड स्पोर्स। थर्मोफिलिक मतलब जो हाई टेम्परेचर पर भी ग्रो कर जाते हैं। तो दीज बैक्टीरिया कैन कॉज 3 टाइप ऑफ स्पॉयलेज, स्पेशली व्हेन कैन्स आर केप्ट एट मोर देन 43 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैन को रखते हैं तो इसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और जो स्पोर फॉर्मिंग भी होते हैं। तो ये 3 प्रकार का स्पॉयलेज कॉज करते हैं। एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू इनसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के स्पॉयलेज होते हैं। तो पहला है फ्लैट सोर स्पॉयलेज, दूसरा है थर्मोफिलिक एंड एरोब स्पॉयलेज और तीसरा है सल्फाइड स्टिंकर स्पॉयलेज। तो ये जो फ्लैट सोर स्पॉयलेज होता है, इसका क्या होता है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन के अंदर ग्रो कर जाते हैं। और इसका जो आपने कभी टिन कैन कोई फूड देखा है? आपने कैंड फूड आप लोगों ने देखा? यस मैम। मैम कौन देखी है मैम, आपने मैंने। देखा होगा कि उसका ऊपर का अपर टॉप और बॉटम दोनों ही प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो जब यस कोई मैम। फूड तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंटर कर जाता है तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है, तो वो एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से सोरिंग सिम्टम्स हो जाता है। और जो अंदर जो है गैस का भी प्रोडक्शन होता है, जिससे कि जो अंदर का जो नीचे का जो बॉटम होता है वो अंदर की तरफ फ्लैट हो जाता है, एकदम अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये भी शो करता है कि टिन के अंदर का रखा भोजन, जैसे आप लोग कभी भी कैंड फूड लाते हो तो उसको कैसे पहचानोगे कि वो सही है कि स्पॉइल्ड है, तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो वो स्पॉइल्ड माना जाता है। तो ये, और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो फूड होते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये जरा भी मिसहैंडलिंग होती है, लीकेज होता है तो कैन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सल्फाइड स्टिंकर होता है। सल्फाइड मतलब ये H2S गैस का प्रोडक्शन कर देते हैं। और H2S गैस जो होती है आपको पता ही कितनी बदबूदार होती है, तो एक उसकी स्मेल सी आती है डब्बे के भोजन से, तो वो स्पॉइल्ड कहलाता है। इसके अलावा जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो मीडियम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, ये तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले सिम्टम्स हैं जो कैन फूड के अंदर होते हैं, फ्लैट सोर और सल्फाइड स्टिंकर और थर्मोफिलिक एनारोबिक स्पॉयलेज। और जो मीजोफिलिक होते हैं वो 2 स्पीशीज के बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम और एक होता है बेसिलस। क्लॉस्ट्रीडियम का भी स्पीशीज है, स्पोरोजिनस बैक्टीरिया के द्वारा टिन कैन में जो स्पॉयलेज कॉज होता है। और एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग भी बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोस्पोर नहीं बनाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस या माइक्रोकोकस। ये भी क्या करते हैं, टिन कैन के अंदर एसिड और गैस का प्रोडक्शन कर देते हैं। और जो मोल्ड और ईस्ट होते हैं, ये इनको तो थोड़े से हीट से ये मर जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इन स्पॉयलर्स को रोकने के लिए कैनिंग प्रोसीजर को ठीक से किया जाता है। लेकिन कैनिंग जो प्रोसीजर है वो भी हमारे फूड को प्रिजर्व करने का एक तरीका है, क्योंकि जो डब्बा बंद भोजन होता है यदि सही कंडीशन में सब प्रॉपर तरीके से हुआ है तो आप देखो उसको लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे फूड है जो टिन उस कैन में आते हैं। आपने रसगुल्ला खाया होगा बंगाल का, कोलकाता का, बहुत सारे आपके जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं वो भी सब, इवन जो फ्रूट्स हैं आपके पाइन एप्पल वगैरह सब टिन कैन में पैक होते हैं। तो इसकी पूरी एक बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज है कैनिंग की। फिर है यूज ऑफ लो टेम्परेचर। जो प्रिजर्वेशन का नेक्स्ट मेथड है लो टेम्परेचर, तो हमें मालूम है घर में हम लोग आजकल सभी लोग सभी के घरों में इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हम जानते ही हैं कि हम लो टेम्परेचर यूज करते हैं। तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत से ऐसे जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया है या जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो लो टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे केवल साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकता है, लेकिन साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया हर जगह नहीं मौजूद रहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन जो होता है ये हमारा लो टेम्परेचर में इसको फॉलो किया जाता है। तो एक तो होता है चिलिंग टेम्परेचर, जिसमें कि हम लोग उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो जो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो नॉर्मल टेम्परेचर यूज किया जाता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, या 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यूज किया जाता है। ये आपका लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ई एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने बोला है कि जो आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वो जितने भी फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकता है। केवल एक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वो नहीं रोक पाता, वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अभी आपको फूड बॉर्न डिजीज बताएंगे, उसमें ये बताएंगे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बारे में, टाइप ई। चिलिंग टेम्परेचर इज द मेन मेथड फॉर टेम्पररी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है ना।
Psychotroph are microorganisms which can grow at low temperature. Example Flabobacterium species and Pseudomonas alkaligens. ये याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछते हैं कि स्यूडोमोनास और इसकी कौन सी स्पीशीज साइक्रोट्रॉफ होती है, तो एल्कलीजेंस और फ्लेबीबैक्टीरियम, ये लो टेम्परेचर पर भी ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद एक होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉज रिडक्शन इन नंबर ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स बट डज नॉट स्टरलाइज द फूड। The percentage of microorganisms killed during freezing and storage varies depending on substrate and type of freezing। तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फूड है और कितने किस कैसे हम फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत फ्रीजिंग के द्वारा भी हम फूड को लॉन्ग समय तक लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके एडवांटेज ये होते हैं कि जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म स्मॉल आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, और जिससे कि फूड का जो मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन होता है वो कम होता है। और शॉर्ट पीरियड ऑफ सॉलिडिफिकेशन, सडन डेथ टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्विक इन एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स। और फ्रीजिंग टेम्परेचर करने से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एंजाइम्स होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और सडन मतलब माइक्रो जो भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है उनकी डेथ हो जाती है। एंड फूड क्वालिटी आफ्टर थॉइंग अ बेटर, और फूड क्वालिटी जो होती है वो पहले से क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो है ड्राइंग एंड स्मोकिंग। ड्राइंग जैसा होता है, डेसिकेशन भी बोलते हैं इसको, कि जिसमें हम किसी भी फूड प्रोडक्ट से यदि पानी की मात्रा को हम कम कर दें तो उससे फूड को सुखाकर, जितने भी मसाले हैं आपने देखा है वो कम बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि उनको हम ड्राइंग करते हैं, उनमें से सारा मॉइस्चर निकाल लेते हैं और उनको सुखाकर अच्छी तरह ड्राई करके। तो ड्राइंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, क्योंकि AW जो होती है, मैंने आपको AW के बारे में बताया था, इंट्रिंसिक आपका जो है ये फैक्टर होता है, वाटर अवेलेबिलिटी एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, इज बिटवीन 0.75 टू 0.70, द स्पॉइलेज इज डिलेड। यदि किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर वाटर एक्टिविटी इतनी है तो स्पॉइलेज होना जो हो जाएगा वो डिले हो जाएगा। और 0.65 द स्पॉइलेज इज मोस्ट अनलाइकली टू अकर अप टू 2 years। और यदि किसी भी फूड प्रोडक्ट में 0.65 पानी मौजूद है, इतना परसेंटेज, तो वो 2 साल तक वो जो फूड है वो खराब नहीं हो सकता है। तो इन्होंने ये बताया कि कितने AW पर फूड जो है वो प्रिजर्व रह सकता है। Mold and yeast are more important in spoilage dried food since bacteria require higher water contents। तो बहुत जो ईस्ट होती है वही जो होती है यील्ड, ईस्ट और मोल्ड वही ड्राइड फूड को कंटामिनेट कर सकती है, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आए, लेकिन बैक्टीरिया इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो AW होता है वाटर एक्टिविटी वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन्होंने दिया है कि इसके लिए एस्परजिलस, और ये इन्होंने मोल्ड के नाम बताए जो 0.65 AW पर भी ग्रो कर जाती हैं। आप देखना कई बार मसाले भी बाहर से हल्का भी, जैसे बारिश वारिश में आपने देखा बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और ये मॉइस्चर पे इतनी जो मोल्ड होती हैं ये ग्रो कर जाती है, एस्परजिलस ग्लाउकस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस रॉक्सी। और ड्राइंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सन ड्राइंग आपका नेचुरल तरीका है, और स्प्रे ड्राइंग जो होता है स्प्रे करके, फ्री ड्राइंग और स्मोकिंग। स्मोकिंग करना आपको पता है कि धुएं में जलाना, उसको किसी को किसी चीज को किया जाता है, उसको स्मोकिंग किया जाता है। और ड्राइंग करने से पहले जो है हमको जो भी फूड प्रोडक्ट को ड्राई करना है उसको पहले अच्छी तरह से धोते हैं, फिर उसको एल्कलाइन सोल्यूशन में डीप करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ब्लांचिंग की जाती है, और ब्लांचिंग करने के बाद फिर ड्राइंग की जाती है। तो जो ड्राइंग का जो तरीका, कोई भी जो हम फूड प्रिजर्वेशन का मेथड फॉलो करेंगे उसके पहले हमें फूड का प्रिपरेशन अच्छी तरह करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है आपकी ये ड्राइंग के द्वारा दिया है कि इफेक्ट ऑफ ड्राइंग अपॉन फूड। तो फूड का जब हम ड्राइंग कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो ड्राइड फूड दैट कंटेन फैट एंड ऑक्सीजन कैन कॉज ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी टू अकर। ड्राइड फूड जो होते हैं वो फैट और ऑक्सीजन जो होते हैं वो जो मौजूद रहता है, तो जो रेंसिडिटी जो प्रोसेस होती है वो आपकी कम हो जाती है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी हट जाते हैं डेसिकेटेड फूड्स में। और उसके अलावा ड्राइड फूड विच कंटेन रिड्यूसिंग शुगर कैन अंडरगो कलर चेंज कॉल्ड मिलार्ड रिएक्शन, and carbonyl group of reducing sugar react with amino group of protein and amino acids followed by a series of complicated reaction. The browning is undesirable because of the unnatural color and bitter taste imparted to the food, and loss of vitamin C, discoloration, toughest method of minimizing the chemical change in dried food। तो ये थोड़ा सा इतना डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है कि इसमें केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं ड्राइड फूड में, बस आपको ये कि ड्राइड करने से हम फूड को थोड़ा लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका स्मोकिंग।
स्मोकिंग क्या होता है? हीटिंग फूड यूजिंग स्मोक फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ वुड एंड प्रिजर्व। जब हम बहुत सारी लकड़ी वकड़ी जलाकर, आपने देखा भुनना जिसको हम लोग बोलते हैं, घर में भी हम लोग, आप लोग आजकल शकरकंदी खाते हो तो उसको जो है, लेकिन ये प्रोसेस स्मोकिंग नहीं कहलाती है। स्मोकिंग जो होती है एक प्रॉपर प्रिजर्वेटिव प्रोसेस होती है, जिसमें हम स्पेशल टाइप की वुड का यूज करते हैं, लकड़ी का, और उसके स्मोक में हम फूड को वो कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं। तो वो जो स्मोक होती है वो सरफेस जो उसके जो स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने का काम करती है। और जो लकड़ी होती है वो स्पेशल टाइप की वुड यूज की जाती है, जिससे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स निकलते हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी वुड होती हैं, जैसे इट आल्सो हैज एन एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड लाइक फॉर्मेल्डिहाइड विच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे फॉर्मल्डिहाइड वगैरह गैस निकलती है, तो या कुछ ऐसे और भी आपके वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं, जिससे कि फूड में मौजूद जो भी आपके अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं। जैसे कि दिस विल मेक द फूड टेस्ट वेटर एंड मोर टेंडर। जैसे स्मोक्ड फिश, फिश को जनरली लोग स्मोकिंग करके खाते हैं, तो उससे एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइलेज का लोड कम होता है, दूसरा फूड का टेस्ट जो टेस्ट है और बेटर हो जाता है, और बहुत वो और टेंडर मतलब वो हो जाता है, जूसी टाइप का हो जाता है। तो वुड स्मोक इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट वेजिटेटिव सेल्स देन अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स। तो ये जो होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो है आपके बहुत सारे हैं, और इसको फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। बस आप लोग थोड़ा सा इसको थॉरोली अपना बुक से भी पढ़िएगा। तो एक इसमें पास्चुराइजेशन के लिए जो टर्मिनोलॉजी है, हीट के लिए बहुत सारे पूछते हैं वो टर्मिनोलॉजी, वो चूंकि अब मेरी वहां रखी, तो वो टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको बता दूंगी जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है? ओके मैम। यस ठीक मैम। है, क्लास यहीं लीव करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।